बिजनेस की सबसे बड़ी नींव होती है कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर ना मिले तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। शार्क टैंक पे आप सब ने हमको देखा और देखा कैसे अमन के कमिटमेंट ना देने की वजह से हमने डील को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं आपको बताऊंगा शार्क टैंक की बिहाइंड द सीन स्टोरी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मैं बताती हूँ, सूरत में मेरा हाई स्ट्रीट की दुकान है, 200 स्क्वायर फीट की। उसका रेंट 70,000 है। अरे मैडम, आपको लूट लिया है। ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीम्स में ज़रूर देखा होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आनंद नहार। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कैसे हम दो भाई ने मिलके सूरत गुजरात से निकल के अपने ब्रांड ज़ोरको को शार्क टैंक के मंच तक पहुंचाया। और साथ ही मैं आपसे साझा करूंगा शार्क टैंक की बिहाइंड द सीन स्टोरी, जो कि आपने उस 20 मिनट के एपिसोड में नहीं देखी। तो मेरी शुरुआत सूरत में एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड में हुई थी, जैसे आप सबकी हुई। हम वो लोग हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहिए या ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए। हम ये हमेशा होटल चेक इन के पहले ये सोचते हैं कि यार एक रात का काम है तो क्यों ना 2-3 हज़ार वाला होटल ले दिया जाए, या अकेले हैं तो हम ये सोचते हैं कहीं 800-1000 रुपये वाला गेस्ट हाउस ले लिया जाए। अगर फैमिली के साथ है तब हम सोचते हैं शायद 2000 रुपये खर्च किए जाए। तो हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो मिडिल क्लास पनप रहा है। तो उस मिडिल क्लास पनप रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँगे। मैं 10th तक मेरे घर के पास एक स्कूल था, वहीं पढ़ता था। तब मेरे को ऐसा था कि यार घर के पास ही स्कूल था तो बंक कर नहीं सकते। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे स्कूल बंक करना है, मस्ती करनी है, तो कैसे करें? तो मैंने कहा यार, तो मेरे स्कूल में ना साइंस नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉमर्स बैकग्राउंड था। तो अगर कॉमर्स लेता तो मेरे पेरेंट्स बोलते यार तो यही स्कूल में कर ले। तो मैंने साइंस इसीलिए लिया ताकि मैं स्कूल चेंज कर सकूँ। फिर उसके बाद अब अपने को इंजीनियरिंग करनी थी, तो उसमें भी ऐसा था, मैंने हमेशा बचपन में स्कूल में देखा था कि भई लोग हॉस्टल में रहते हैं, बड़ी मस्ती करते हैं, तो मुझे भी हॉस्टल में रहना था। तो हॉस्टल में रहने के लिए मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा स्ट्रीम चूज़ करता हूँ जो सूरत में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें ना हो। तो मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चूज़ किया, जो कि हमारे सूरत में नहीं था, और इसके कारण मुझे सूरत से बाहर जाना पड़ा और मैं 4 साल हॉस्टल में रह पाया। अब हॉस्टल में रहते-रहते बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पे ही मुझे चस्का लगा ट्रेडिंग का, बिज़नेस के नए नए आइडियाज़ डिस्कस करने का, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे मिडल क्लास बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे, जिनको लाइफ़ में कुछ बड़ा करना था। आप लोग भी जो देख रहे हैं, आपको भी कुछ ना कुछ शायद बड़ा करना होगा। आप लोग अपने दिमाग में सोचते होंगे कि मुझे लाइफ़ में कुछ करना है। उस समय की बात है, ये लगभग 2013-14 की बात है। वॉरेन बफे हम वर्ल्ड के अंदर टॉप रिचेस्ट व्यक्ति में आ गए थे। तो मैं हमेशा फोर्ब्स की लिस्ट देखता रहता था कि कौन वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट में चल रहा है। तो मुझे ये लगा यार ये आदमी कौन है? ये कैसे अचानक से टॉप पे आ गया? इसने तो कोई आविष्कार भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे बचपन में ये समझ में आ गया था कि कुछ नया आविष्कार करना या कुछ करना, ये अपने बस की बात नहीं है। मतलब वो जो साइंटिस्ट होते हैं, सर आइज़ैक न्यूटन हो गया, आइंस्टाइन हो गया, ये अपने को बहुत क्लियर था, बचपन से क्लियर था कि ये अपना नहीं है कोर। तो अपने को कुछ और ही करना पड़ेगा जो अपन कर सकते हैं। तो सर्च करते समझ में आया कि इनकी एक कंपनी है, जिनके थ्रू ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ से मुझे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कीड़ा लगा। और वहाँ से मैंने लोगों को कन्विंस करा कि वो मेरे आइडिया पे पैसा लगाए। मतलब मैं उन्हें जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, उन पे पैसा लगाए, और यहाँ से मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हुई, जो कि कॉलेज में लगभग सेकंड या थर्ड ईयर में शुरू हो चुकी थी। और ये चलते-चलते जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करी और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बना। और आज की डेट में इंडिया में मात्र 1000 के करीब रिसर्च एनालिस्ट है जो सेबी रजिस्टर्ड है, उसमें से मैं एक हूँ। तो यहाँ से मुझे ये लगा कि अब वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाए, मतलब ऐसी कंपनियों को ढूँढा जाए जो कि कहीं कोने-कोपचे में दबी हुई है। ज अभी हम देखते हैं इक्विटी का कल्चर हर जगह आ चुका है। शार्क टैंक के बाद या इंडिया में एक सीन बना हुआ है स्टार्टअप इंडिया का, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने ये चीज़ शार्क टैंक में भी मेरा मेल देखा होगा, जो कि मैंने ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को किया हुआ है। दैट वाज़ 2019, मतलब ये बहुत पहले की बात है जब ओयो इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो मेरा हमेशा ये फ़ोकस रहता था कैसे-कैसे एसएमई को मिला जाए और उनसे डिस्कशन करके हम उनमें इन्वेस्टिंग करें। तो मैं इस बहाने बहुत सारे लोगों से मिलना होता था मेरा, जो कंपनीज़ के सीएफओ होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं, और मेरा इन्वेस्टिंग करने में एक बड़ा ख़ास तरीका रहता था। मैं हमेशा जो भी पियून्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं,
उनसे हमेशा कनेक्ट करता था। ऐसा क्यों कनेक्ट करता था? क्योंकि उनको कंपनी की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी में किन के झगड़े हो रहे हैं, किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, कंपनी में कब बैंक वाले आ रहे हैं, हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इनको पता होती है। तो मैं इस तरह से कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालता था और वहाँ से मैंने इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू की। अब जब मैं इनसे जो कंपनी के बड़े-बड़े सीएफओ है, सीईओ है, इनसे जब मिलता था, तो मुझे बात करके एक चीज़ बहुत गज़ब की रियलाइज़ हुई। मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ कि यार ये लोग कर सकते हैं ना, तो मैं तो कर ही सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो क्लेम कर रहा है कि वो 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने वाला है या अभी 500 करोड़ की कंपनी चला रहा है, तो यार वो तो मेरे जितना ही है या मेरे जैसा ही है या मुझसे भी कम समझदार है। तो मुझे वहाँ से इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता हूँ और वहाँ से मैंने मन बनाया कि मैं एक कंपनी शुरू करूँगा और वहाँ से शुरू हुई ज़ोरको की कहानी जो आज 150 से ज़्यादा फास्ट फूड आउटलेट देश के 44 से ज़्यादा शहर और गाँव में अपने रीच बनाए हुए हैं। तो ये संभव हुआ क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस आया इनसे मिलके। तो आप लोग भी जो भी आपको जिसको आप आइडलाइज़ करते हैं उनसे मिलिए ताकि आपको समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कोई बहुत बड़ा व्यक्ति या जैसे आपने मन में धारणा बना रखी है, वैसा नहीं है। जो आपने न्यूज़ में देखा है, जो आपने टीवी पे देखा है, वो वैसे नहीं है। आपके जैसे ही नॉर्मल इंसान है और वो कर सकते हैं, तो 110% ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं और आप, हम दोनों सेम हैं, सेम है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं 150 आउटलेट खोल सकता हूँ, तो आप 1500 आउटलेट खोल सकते हो। शायद आपकी क्षमता मेरे से भी ज़्यादा हो। बट ये कब होगा? जब आप एग्ज़ीक्यूशन पे आएँगे, जब आप शुरू करेंगे काम करना। आप कमरे में बैठ के रील्स देखते रहोगे या अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो देखते रहोगे, एक ये वीडियो देखा इसके बाद वापस और वीडियो देखते जाओगे, तो भाई कुछ नहीं होगा। तो एग्ज़ीक्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमने सीखी है अपनी ज़ोरको की जर्नी में। हमारी जर्नी शुरू हुई कोविड फर्स्ट वेव में 2020 में, जून 2020 में, जब पूरा इंडिया कोविड की महामारी से जूझ रहा था, तब हमारे पास कोई वैक्सीन भी नहीं थी। आयुष मंत्रालय ने ये कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि आप घर पे बैठिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और घर पे बनाए हुए काढ़े पीजिए। आप सब ने घर पे कहीं न कहीं उस समय काढ़े पिए होंगे। लेकिन काढ़े पीने में जब आप सुबह, शाम, दोपहर काढ़े पीते हैं तो एक फंडामेंटली बड़ी एक दिक्कत होती है उसमें। वो शरीर में गर्मी करता है ना? आपको फोड़े हो जाएँगे, आप मतलब आपको फुंसिया हो जाएगी। तो ये फंडामेंटल ये प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा काढ़ा पीने से आपके शरीर में गर्मी होती है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वैक्सीन थी नहीं, तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला ज़ोरको इम्यूनिटी बूस्टर। तो ज़ोरको इम्यूनिटी बूस्टर से हमारी शुरुआत हुई थी। तो उस इम्यूनिटी बूस्टर को हमने एज़ ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया था। मतलब हम लोगों को बेचते थे, जो पैसा मिलता था, तो उस पैसे में से जो हमने कोई भी प्रॉफ़िट घर पे नहीं लेके गए, उसमें से उस पैसे के और इम्यूनिटी बूस्टर जो भी फ्रूट सेलर है या जो भी पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक पुलिस है, इन सबको हम बाँट देते थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। उस समय हमने पैसा नहीं कमाया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दिया। ये करते हमको भी नहीं पता, वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो हमारा तो मकसद ऐसा कुछ था ही नहीं, पर ज़ोरको इतना पॉपुलर हो गया उसकी वजह से कि हमने कहा अब यार ये नाम का हम ट्रेडमार्क करवा लेते हैं और इसको हम आगे तक लेके जाएँगे। अब एग्ज़ीक्यूशन में एक गलती जो सब लोग करते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जब भी आप जीवन में कोई भी बिज़नेस शुरू करें, तो उसका ट्रेडमार्क अवश्य लें। ट्रेडमार्क का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 9-10 हज़ार रुपए में ट्रेडमार्क हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिटी में अगर कोई एजेंट से करवाएँगे, तो 15,000 वह ट्रेडमार्क अवश्य कराएँ। मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। गज़ब का एग्ज़ाम्पल है, आप सब रिलेट करेंगे। आप सब में से अमूल माचो कितने लोगों को पता है? अमूल माचो कितने लोगों को पता है? और अमूल चीज़, ये आप में से कितने लोग जानते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए अमूल चीज़ और अमूल माचो दोनों एक ही कंपनी है? नहीं है। अमूल चीज़ अलग बना रही है और अमूल माचो क्या बनाती है? इनरवियर्स। दोनों डिफरेंट विभिन्न कंपनी है, दोनों पैरेंट कंपनी है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दोनों अमूल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अमूल जब शुरू हुआ था, तो उसको भी नहीं पता था वो इतना बड़ा हो जाएगा कि कल उठ के कोई अमूल नाम से कोई दूसरा भी प्रोडक्ट चालू कर सकता है। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कभी भी कोई भी बिज़नेस करो, क्योंकि आपका माइंडसेट बड़ा है, आपको बड़ा करना है, तो कल आपका ब्रांड नेम कॉपी होगा। देखते ही देखते कोविड का फर्स्ट वेव खत्म हो रहा था और सेकंड वेव शुरू हो रहा था। कोविड सेकंड वेव के दरमियान 2021 के अंदर हम लोग के सामने एक अपॉर्च्युनिटी आई। आप सबने देखा होगा, उस समय अपन लोग सब लोग घर पे कुछ ना कुछ बनाते थे, फ़ोटो पोस्ट करते थे, है ना? तो उस समय हम भी ऐसा ही कुछ करते थे, तो हमको ये एक चीज़ समझ में आई
कि यार जब भी अपन घर पे कुछ भी बाहर से सामान लाते हैं, जैसे घर पे पिज़्ज़ा बनाने का प्रोग्राम बनाया तो 500-600 रुपए का हम रॉ मटेरियल लाए, उसमें पूरा घर खा लिया और यही चीज़ हम 5-6 लोग अगर बाहर खाने जाएँ, तो हमारा 2000 का बिल आ जाता है। तो ये समझ में आया कि जो मार्जिन है इस फूड बिज़नेस में वो बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ से शुरू हुई ज़ोरको ब्रांड की कहानी। सूरत के वेसू इलाके में हमारे ध्यान में एक शॉप आई। वो शॉप बेहतरीन थी, लोकेशन अद्भुत। वो शॉप क्लोज़ हो रही थी क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे डाइन इन अलाउड नहीं था, स्टाफ की सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फर्नीचर वगैरह सब टिप टॉप था। सामने वाले ने 20 लाख रुपए का खर्चा करवाया था फर्नीचर के ऊपर। हम रह गए बनिए, मारवाड़ी प्लस गुजराती कॉम्बिनेशन। तो यार अपॉर्च्युनिटी मिल गई, बैक ऑफ द माइंड कुछ बड़ा तो करना ही था। तो वो शॉप का फर्नीचर हमने मात्र 4.5 लाख रुपए में नेगोशिएट करके लिया और वहाँ से शुरू हुई ज़ोरको ब्रांड ऑफ फूड लवर्स की कहानी। वहाँ पे हमने 80 से ज़्यादा वैराइटीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज़, मिल्कशेक, मोहितो और ना जाने क्या-क्या, ये सब की शुरुआत करी। इसके पीछे का गोल हमारा ये था कि कोई भी बंदा अगर 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, किसी को पिज़्ज़ा खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को मोहितो पीना है, कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो हम एक छत के नीचे सारी चीज़ें दे रहे थे और वो भी अफोर्डेबल रेंज में और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, वो भी बैठ के सूथिंग एम्बियंस के साथ। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। इस जर्नी में हमको सबसे बड़ी दिक्कत आई शेफ़ की। ये आप सबको भी प्रॉब्लम आएगी अगर आप फूड बिज़नेस शुरू करेंगे तो। फूड का जो भी बिज़नेस है, वो पूरा का पूरा शेफ़ पे डिपेंडेंस है। अगर शेफ़ को बीमार है, गाँव जाना है या कुछ भी है, तो आपका तो धंधा उस दिन के लिए बंद हो गया और या टेस्ट मेंटेन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी समस्या थी, तो हमने बोला इसको रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव की जाए? तो हमने शेफ़लेस किचन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। शेफ़लेस इज़ शेफ़ किसी भी प्रोफ़ेशनल शेफ़ की हमारे किचन में कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैगी बनाते हैं, तो मैगी बनाने में कोई शेफ़ की ज़रूरत होती है, प्रोफ़ेशनल शेफ़ की। मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो या कोई और भी बना सकते हैं। सेम टेस्ट रहेगा, हो सकता है मेरी सूपी हो, आपकी ड्राई हो, बस इतना फ़र्क होगा। बाकी टेस्ट वगैरह सब सेम रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने शेफ़लेस किचन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से हमारे ज़ोरको की शुरुआत हुई। देखते ही देखते हमारे पास सारे आस-पास से इंक्वायरीज़ आनी शुरू हो गई क्योंकि हमारा टेस्ट, क्वालिटी और प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थे। तो क्वालिटी बढ़िया, प्राइस कम और एम्बियंस बढ़िया, तो आस-पास में तो हम पॉपुलर हो ही गए थे, तो हमारे पास इंक्वायरी आनी शुरू हो गई कि लोग अपने-अपने एरिया में भी ज़ोरको को शुरू करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ से फ्रेंचाइज़ी की इंक्वायरी को स्टडी करा, तब तक हमको ये भी नहीं पता था कि फ्रेंचाइज़ी मतलब क्या होता है। हमने स्टडी किया कि फ्रेंचाइज़ी मॉडल में भी क्या-क्या दिक्कतें हैं, तो लोग हमने जाना, लोग सबसे रॉयल्टी ले रहे हैं, प्रॉफ़िट शेयरिंग ले रहे हैं। हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई प्रॉफ़िट शेयरिंग नहीं लेते, एक छोटा-सा अमाउंट है फ़ीस का लेते हैं और फ्रेंचाइज़ी देते हैं और देखते ही देखते देश भर में आज 150 से ज़्यादा हमारा आउटलेट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इनके पास तो पैसे की दिक्कत ही नहीं थी, इसके लिए कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकता है। बट बात वो नहीं है, बात है कि वो पैसे की दिक्कत क्यों नहीं थी? वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि हमने आज तक हमारा जो भी कमिटमेंट है, वो हमेशा निभाया है। किसी से 1 रुपया भी लिया है तो उसको लौटाया है और टाइम के साथ लौटाया है। इवन हमारे फ्रेंड्स भी, जब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा था तब मेरे एक फ्रेंड ने आके मुझे तुरंत कुछ पैसे दिए। तो मैं भी सोचने लग गया यार मैंने तो माँगे नहीं और ये मुझे पैसे दे रहा है, ऐसा क्यों दे रहा है? मेरे लाइफ़ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं बैक ऑफ द माइंड जाके सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने ये समझ में आया कि जब भी मैंने उसको भी पूछा कि यार तुझे मुझ पे ये ट्रस्ट कैसे बैठा? तो उसने कहा कि जभी भी अपन कहीं पे भी खाने जाते हैं, कहीं पे भी बाहर मूवी के लिए गए या कुछ भी गए, तो सबसे पहले जो हिसाब में पैसे देने वाला बंदा है वो तू है। तो उससे मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, उनसे आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप लोग बोलते हो कि हम पैसे माँगने जाते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखिए, ऐसा कौन बंदा है जो अगर आपसे पैसे माँगे, तो आप उसे तुरंत दे देंगे? और उसको क्यों देंगे आप ये सोचिए। वो इसलिए देंगे क्योंकि आपको लगता है कि ये पैसा लेके कोई जुए में नहीं डालेगा, इसकी शराब नहीं पिएगा, इसको सिगरेट नहीं पिएगा और आपको उस बंदे पे कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पैसे डुबाएगा नहीं। और जो भी कमिटमेंट हमने किया है, वो आज तक निभाया है। अगर मैंने आपको ₹10 भी आपसे लिए और मैंने बोला है कल 10 बजे आपको देने हैं, तो मैं 10 बजे किसी भी हालत में दूँगा। ये कमिटमेंट ही ऐसा है जो इस धंधे को आगे लेके आया है। देखते ही देखते कारवां बढ़ता गया और हम पहुँच गए शार्क टैंक पे। शार्क टैंक पे आप सबने हमको देखा और देखा
कैसे अमन के कमिटमेंट ना देने की वजह से हमने डील को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कमिटमेंट बिजनेस की नींव होती है। ये हमारा तब भी मानना था, आज भी मानना है और हमेशा मानना रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा शार्क टैंक की बिहाइंड द सीन स्टोरी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। यही सोच रहे थे ना मन में, भाई शार्क टैंक की बात कब करेगा? करता हूँ, अभी करूँगा। जो हम 20 मिनट का एपिसोड देखते हैं एक ब्रांड का, वो टेक्निकली 1.5 से 2 घंटा बिहाइंड द सीन चलता है शार्क टैंक पे। उस 1.5 से 2 घंटे में काफ़ी सारी बातचीत होती है और उसमें से जो बेस्ट पार्ट होता है, जो लोगों को अपील करेगा, वो चीज़ें टीवी पे आपको देखने को मिलती है। आपको, मुझको, हम सबको। अब बेसिकली जैसे हम अपने कहीं घूमने जाते तो 20 सेल्फी लेते या 20 फ़ोटो लेते, उसमें से 4-5 ही पोस्ट करते सोशल मीडिया पे। सेम कहानी हमारे शार्क टैंक पे भी ऐसे ही होता है। डील कहाँ अटकी, क्यों अटकी, और सबका ये क्वेश्चन है कि आप ले लेते, भरोसा कर लेते, क्या हो जाता? रितेश भाई तो कमिटमेंट कर ही रहे थे। तो बात मैं आपको शुरू करता हूँ, हमारी जो आस थी, वो थी 1.5 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के लिए, दैट इज़ 150 करोड़ की वैल्यूएशन। उन्होंने वैल्यूएशन को सीधा गिरा दिया, 20 करोड़ पे लेके गए। तो हमने उनको पूछा कि आप 20 करोड़ रुपए क्यों लेके आए? तो उन्होंने, आपने टीवी पे बहुत बार सुना होगा, वो बोलते कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको मेंटरशिप भी देंगे, है ना? आपके हमारे कॉन्टैक्ट्स भी है, इस तरह की बातें होती है। तो हमने कहा ठीक है, आप मेंटरशिप दोगे? तो हम लेके आए, तो कितने घंटे आप मेंटरशिप दोगे? घंटों की बात हम कभी नहीं लेके आए, घंटे की बात शुरू हुई थी इस तरह से कि आप मेंटरशिप दोगे, तो हमने सोचा कि यार कितने घंटे मेंटरशिप दोगे? तो आप दोनों 50-50 घंटे मेंटरशिप दे देना। 50-50 पे बात नहीं अड़ी, तो हमने और उसको कम किया, 25 घंटे पे आ गए। फिर रितेश भाई 20 पे मान गए थे, 20 घंटे पे, उस पे भी हम एग्री थे। बट अमन ने कहा कि नहीं यार, मैं टाइम कमिट नहीं कर सकता। तो सिर्फ़ पैसे ही हमें चाहिए, तो हम बैंक से ही ले लेंगे या किसी से भी ले लेंगे। बात मेंटरशिप की थी, तभी तो हम उसको 1% इक्विटी दे रहे हैं। और अब शार्क टैंक का एक पैटर्न है, आप सबने देखा होगा। अगर आपको कोई भी बिज़नेस को रिजेक्ट करना होता है, तो कोई ना कोई आपको रीज़न देके रिजेक्ट करना होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। यू शुड हैव अ प्रॉपर रीज़न टू रिजेक्ट अ पिच। आपको कुछ ना कुछ रीज़न देना पड़ेगा। तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोल दिया इनडिसिसिवनेस है। कंपनी की 1% इक्विटी का फैसला 1 मिनट में लेके अगर मैं दे रहा हूँ, तो इनडिसिसिवनेस कहाँ पे आ गई? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? लेकिन अनुभव ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया और देश भर से इतना रिस्पॉन्स मिला है। मतलब आप देखें तो 90% लोग हमारे फ़ेवर में लिख रहे हैं, लिंक्डइन पे लोग स्टोरीज़ लिख रहे हैं, है ना? न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जो स्टॉक पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स बहुत कमाल का रहा। 85 से ज़्यादा फंड हाउसेस या इन्वेस्टर्स ने हमको रीच आउट करा और हमारे पास लगभग-लगभग 14,000 मेल या इंक्वायरीज़ आई और हमारा ट्रैफ़िक, मतलब वेबसाइट पे 100 गुना से बढ़ गया। पहले हम लोग को 400 लोग देखते थे, क्योंकि सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट थी। शार्क टैंक के ऑन एयर होने के बाद लगभग-लगभग 40,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट विज़िट की, जो कि 100 टाइम्स होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप, कोई भी इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप को सीरियसली ले रहे हो, उसको शार्क टैंक में 110% अप्लाई करना चाहिए। और एक बढ़िया वाली कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। आपको सोनी टीवी पे ऐड देना हो, तो 30 सेकंड का 30 लाख रुपया लगता है मोटा-मोटा, है ना? और आपका एपिसोड 20 मिनट के लिए आता है, ठीक है? तो 30 सेकंड मतलब हो गए 1200 सेकंड। तो टेक्निकली आपको 12 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग मिल गई। 20 मिनट का 12 करोड़ रुपया होता है और 12 करोड़ रुपए की आपको फ्री मार्केटिंग बिना कुछ किए हुए मिल गई, सिर्फ़ सोनी पे। प्लस साथ में हर जगह सोशल मीडिया, चाहे फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, सब जगह पे आप वायरल हो रहे हो। ये, इसका अगर आप हिसाब लगाओगे, तो तकरीबन आपको 12 करोड़ रुपए की टीवी पे और 8-1 करोड़ रुपए की सोशल मीडिया पे, तो 20 करोड़ रुपए की आपको फ्री मार्केटिंग मिल गई। और आपको क्या चाहिए? जान लोगे आप बच्चे की? तो हमने ज़ोरको ब्रांड की शुरुआत सिर्फ़ एक प्रोडक्ट से करी थी, ज़ोरको इम्यूनिटी बूस्टर से। और आज देखते ही देखते कारवां 150 आउटलेट तक पहुँच चुका है और फ्यूचर में हम 1000 आउटलेट का प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, कनाडा,
यूएई, यूएसए, सिंगापुर, यहाँ सब पे भी हमारा एक्सपेंशन पूरी तरह से जारी है। इस साल हम लोग 30 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं और एक बहुत ही मज़े की बात मैं बताना चाहूँगा और कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लगभग 4 करोड़ के आसपास इस साल आने वाला है। एंड आई एम श्योर आप लोग सब भी बहुत बेहतर कर सकते हो, मुझसे भी बेहतर कर सकते हो क्योंकि मैंने अपने जीवन की जो गलतियाँ करी है, उनका निचोड़ आपके सामने रख दिया है। तो जो टाइम मेरा वेस्ट हुआ इन गलतियों करने में, ये गलतियाँ आप नहीं दोहराओगे, तो वो समय आपका बचेगा। तो आप मुझसे ज़्यादा फ़ास्ट, मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सको और मैं चाहता हूँ इंडिया में लाखों, करोड़ों एंटरप्रेन्योर निकले और हम हमारे देश को ग्लोबल लेवल पे लेके जाएँ और प्राउडली कहें, मेरा भारत देश महान। माय कंट्री, माय प्राइड। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।